हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। सबका स्वागत है। और ये चैप्टर 7.7 है इंडियन पॉलिटी का। सो मेक श्योर दैट यू हैव आल्सो वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस। फंडामेंटल राइट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे वीडियोस देखिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। एंड इंडियन इकोनॉमी की एक सीरीज़ है जो कि काफ़ी अच्छी है एंड बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह है, पूरा मैंने इसको कवर किया है। एंड यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये सीरीज़। नॉट ओनली दिस सीरीज़ बट पॉलिटी वाली भी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पीडीएफ भी है, तो पीडीएफ को एज ए नोट आपको यूज़ करना है। इंडियन इकोनॉमी की पूरी सीरीज़ देख के पीडीएफ से ही रिवाइज़ करना है। एंड जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी पॉलिटी की, तो इसका भी पीडीएफ मैं अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला जो राइट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इससे पहले कुछ राइट्स हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, तो उन्हें ज़रूर देख लेना। ये बेसिकली 29 एंड 30 है। इसको आर्टिकल 29 एंड 30 में रखा गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को। तो पहली बात करते हैं 29 की। तो यहाँ पे आर्टिकल 29 बेसिकली प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ दो तरीके की होती हैं, देखिए समझिए इस बात को। माइनॉरिटीज़ दो तरीके से डिसाइड किया जाता है। एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो कि रिलीजन के हिसाब से हमारी कंट्री में कम है, जनसंख्या के हिसाब से रिलीजियस माइनॉरिटी। एंड दूसरी माइनॉरिटी वैसी माइनॉरिटी है जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है जिनका लैंग्वेज जो है वो यूनिक है और कम है, मतलब माइनॉरिटी में है, वो बहुत ही कम मात्रा में है। तो दो तरीके की है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। आर्टिकल 29 कहता है, ठीक है, आर्टिकल 29 कहता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, अगर उनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, इनका अपना खुद का, तो इनको राइट मिलता है इसको कंजर्व करने का भी। कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो हमारी कंट्री में जिनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो इनको राइट मिलता है कि ये अपने इन सब को, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को कंजर्व कर सके। कोई भी सिटीजन को, नो सिटीजन शैल डिनाइड एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे स्टेट और रिसीविंग एड स्टेट फंड से मिल रहा है, ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वहाँ पे किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता है, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। तो ये दूसरा इसका प्रोविज़न। पहला तो ये है कि कोई भी माइनॉरिटी है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो उसको अपना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर वगैरह मेंटेन करने का राइट है। दूसरा इसमें प्रोविज़न ये है कि कोई भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, ओनली ऑन द रिलीजन, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। तो ये कहीं ना कहीं ये भी राइट माइनॉरिटीज़ के राइट को ही दिखाता है, बिकॉज कास्ट है, रिलीजन है, सब कुछ है इसमें। बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को ये राइट मिलता है, तो मैंने शुरू में ही बता दिया था। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरली रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़ ओनली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ वर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो इसमें आर्टिकल 29 में सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट वगैरह की बात की गई है, तो सेक्शन ऑफ सोसाइटी कोई भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है। तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड ओनली नहीं है माइनॉरिटीज़ के लिए, ये राइट जो है इस वर्ड के यूज़ की वजह से, सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के वर्ड के यूज़ की वजह से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये मेजोरिटी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है। ठीक है, बट ये है माइनॉरिटीज़ के लिए राइट, बट सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है। राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे मिलता है अंडर दिस आर्टिकल 29। कोई भी व्यक्ति अपने लैंग्वेज के लिए एजिटेट कर सकता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए एजिटेट कर सकता है। तो कई बार लैंग्वेज को आपने सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिडिटी दो, उसको 8th शेड्यूल में रखो, इसमें लगभग अभी 22 लैंग्वेज है इसमें। तो लोग डिमांड करते हैं अपने लैंग्वेज को इंक्लूड कराने के लिए शेड्यूल में। तो ये एजिटेट करते हैं, वो लोग डिमांड करते हैं, एजिटेशन पे जाते हैं, वो यही से मिलता है। आर्टिकल 29 उनको गारंटी करता है। ठीक है, और इसी वजह से जो पॉलिटिकल स्पीचेज होती हैं या फिर प्रोमिसेस होते हैं ऑन लैंग्वेज, ठीक है मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल स्पीचेज या फिर जो प्रोमिसेस होती हैं ऑन लैंग्वेज, वो भी
करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता है, करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951, इसको करप्ट नहीं माना जाता है, इसी वजह से कि एजिटेशन किया जा सकता है। ठीक, तो आर्टिकल 29 में सारे प्रोविजन है। अगला जो आर्टिकल है वो भी बहुत सॉलिड आर्टिकल है, वो भी ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के, जिन्हें आर्टिकल 30 में रखा गया है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30। ठीक है, इसमें क्या है कि माइनॉरिटीज़ को ये राइट दी गई है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। इसके लिए जो स्टेट का बेसिकली कंपनसेशन अमाउंट लगाती है फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। कई बार क्या होता है, लैंड लेना पड़ता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो वैसे केस में मान लीजिए कोई माइनॉरिटीज़ हैं, वो लैंड को ले रहे हैं, वहाँ पे सरकार ने कंपनसेशन अमाउंट लगा रखा है जिसके भी लैंड को दे रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए इसके लिए कोई इशू नहीं है, उन पे ये नहीं लगता है। ये आर्टिकल 30 में इनको गारंटी मिलती है कि कहीं ना कहीं इन पे ये बात कंपनसेशन वाली नहीं लगती है। अगर ये कम भी कंपनसेशन देते हैं, नहीं भी देते हैं, तब भी काम चल जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। देन ग्रांटिंग एड, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। अब देखिए, स्टेट जो है, सरकार जो है, एड देती है ऐसे इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके साथ डिस्क्रिमिनेट करेगी, ये नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ माइनॉरिटीज़ के साथ। पैसा देना इनको अलाउ नहीं करता है सरकार को कि वो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करे किसी भी फील्ड में, इनको कम राइट दे, बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से इनको कम राइट मिले, या फिर इनके साथ कोई किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं कर सकती। लेकिन एक बात जान लीजिए कि माइनॉरिटी जो शब्द है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, आपको कहीं भी डिफिनीशन नहीं मिलेगा माइनॉरिटी का एनीवे। बट एक डिफिनीशन नहीं होने के बावजूद भी हमारे पास फंडामेंटल राइट है इससे रिलेटेड। देन बात करें अगर कुछ जो चिल्ड्रंस होते हैं जो चिल्ड्रंस हैं, सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, जो चिल्ड्रंस होते हैं जो माइनॉरिटीज़ पीपल के, तो उनके पास ये राइट है कि वो अपने चिल्ड्रन को एजुकेशन दिला सकते हैं ओन लैंग्वेज में। ये भी राइट है जिनके बच्चे हैं। 3 तरीके के माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कैटेगराइज किया गया है, 3 टाइप्स में रखा गया है। पहली कैटेगरी ये है कि वैसी इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्निशन लेती है सरकार से, सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, एज वेल एज एड भी लेती है, एज वेल एज स्टेट से, गवर्नमेंट से एड भी लेती हैं। दूसरी तरीके की हैं जो ओनली रिकॉग्निशन लेती हैं, एड नहीं लेती हैं, सहायता नहीं लेती है, फाइनेंशियल बेनिफिट वगैरह, हेल्प वगैरह नहीं लेती हैं। तीसरी तरीके की जो है वो ना ही रिकॉग्निशन लेती है ना ही एड लेती है। अब इसमें अंतर क्या है? देखिए, जो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी, ये जो रिकॉग्निशन लेती हैं और दूसरी रिकॉग्निशन लेती हैं बट एड नहीं लेती हैं, पहले रिकॉग्निशन और एड दोनों लेते हैं, इन दोनों में क्या है कि रेगुलेशन का पावर है सरकार के पास, इनको रेगुलेट कर सकती है सरकार, बिकॉज पैसा दे रही है। रेगुलेशन किस तरीके का? इनके सिलेबस के प्रिस्क्रिप्शन में सरकार का रेगुलेशन हो सकता है, क्या सिलेबस चलेगा सरकार मॉडिफाई कर सकती है। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को लेकर सरकार का रेगुलेशन चल सकता है, क्योंकि सरकार का पैसा लग रहा है तो एकेडमिक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलना चाहिए। डिसिप्लिन से रिलेटेड, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ एक्सेट्रा से रिलेटेड सरकार का यहाँ पे रेगुलेशन हो सकता है। लेकिन जो थर्ड टाइप की जो इंस्टीट्यूशन होती हैं जो कि ना ही रिकॉग्निशन लेती है और ना ही फाइनेंशियल एड, चाहे किसी भी प्रकार का एड लेती हैं, उनको दे आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर सब्जेक्ट, दे आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर ओन अफेयर्स, ठीक है, बट सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। वो जनरल लॉ को वायलेट नहीं कर सकती, सच एज की मान लीजिए जनरल लॉ में ये भी आ सकता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को असर ना कर दे, तो वहाँ पे जो रूल है उनको फॉलो करना है। इंटीग्रिटी गवर्नमेंट की बिगड़े ना, ठीक है, कोई भी जो जनरल लॉ है उसको जियो पैराडाइज ये नहीं कर सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये इन पे थर्ड टाइप वाले पे ये एक रिस्ट्रिक्शन है। अदरवाइज दे आर फ्री टू एडमिनिस्टर ऑल द थिंग्स, सिलेबस, एकेडमिक स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, सैनिटेशन एक्सेट्रा, सब कुछ। देन कुछ जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सुप्रीम कोर्ट का कुछ निकाला गया, जारी किया गया जनरल प्रिंसिपल है। वो कहता है कि कौन से जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो उन्होंने बताया कि
जो माइनॉरिटीज़ है उनको राइट है कि वो अपनी गवर्निंग बॉडीज़ को चूज कर सकते हैं, इन हुम द फाउंडर्स, जो भी मतलब फाउंडर है इसके माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, उनको फेथ हो उसमें, उनको कॉन्फिडेंस, ठीक है। दे कैन ऑल्सो अपॉइंट टीचिंग स्टाफ प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ, जैसे कि क्लर्क वगैरह, एंड टू टेक एक्शन ऑल्सो अगेंस्ट देम। तो ठीक है, तो इनको बेसिकली अपॉइंट भी कर सकते हैं, टीचर को, नॉन स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, और उन पर एक्शन भी ले सकते हैं, इनके पास ये राइट है। एंड दे हैव ऑल्सो पावर टू एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑफ देयर चॉइस, तो ये जैसा इनके अपने चॉइस के स्टूडेंट्स को ये एडमिट कर सकते हैं। रीजनेबल फी स्ट्रक्चर है, होना चाहिए, ठीक है, रीजनेबल फी स्ट्रक्चर रख सकते हैं अपने हिसाब से। एंड इनके पास और भी पावर है टू यूज इट्स प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो ये भी इनके पास सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं रिलेटेड टू, ये सब पावर्स बेसिकली है एक तरह से देखा जाए तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के। बट कुछ बातें अब बड़ी ध्यान से सुनना, ये इक्वालिटी जो है ना, ये पावर इनको आर्टिकल 30 में दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ताकि इक्वालिटी मेंटेन की जाए, इक्वालिटी मेंटेन की जाए विथ मेजोरिटी। बट ऐसा नहीं है कि ये सुपरसीड कर जाए मेजोरिटी को, ऐसे भी प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं कि ये मेजोरिटी को ही सुपरसीड कर जाए, उन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। तो दिस इज़ फॉर इक्वालिटी, नॉट टू सुपरसीड द मेजोरिटी, इक्वालिटी के लिए ओनली। देन दूसरा इसमें प्रोविजन है कि नो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जनरल लॉज, मतलब कि ये माइनॉरिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि ये जनरल लॉज को ही तोड़ने लगे, ठीक है। जनरल लॉज दे हैव टू फॉलो, जो सभी फॉलो करते हैं, जो अप्लीकेबल है सब पे, वो इन पे भी अप्लीकेबल है। तो अगर ये तोड़ने लगे जनरल लॉ को, तो इसको कहा जाएगा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने उल्टा डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ शुरू कर दिया, तो दे आर नॉट अलाउड टू डू रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, सो देयर इज़ नो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इन दिस केस। नेक्स्ट है नॉट एब्सोल्यूट, ये जो राइट्स मिलती है ना इनको आर्टिकल 30 में, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर सरकार रेगुलेशन कर सकती है इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे। गवर्नमेंट हैज़ रेगुलेटरी मेजर्स ऑल्सो फॉर इंश्योरिंग एजुकेशनल कैरेक्टर एंड स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेनिंग द एकेडमिक एक्सेलेंस, एकेडमिक एक्सेलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं। रेगुलेशंस जैसे कि आर्टिकल 30 पार्ट 1 में 31 में 30 के पार्ट 1 में बेसिकली कुछ बृहद प्रोविजंस हैं, जैसे कि किसी स्टाफ के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, टीचर्स वगैरह के साथ डिसिप्लिन मेंटेन हो, स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, ये सब कुछ बेसिकली इसमें सब प्रोविजन है आर्टिकल 31 में, तो ये भी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ एड बाय स्टेट डज नॉट अल्टर द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए सरकार पैसा दे रही है और एड को और बढ़ा रही है, एक्सटेंड कर रही है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनके नेचर, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनके कैरेक्टर, उनके वर्किंग स्टाइल में, उनके नेचर में कोई अल्टर सरकार कर सकती है, नहीं कर सकती है। सरकार के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, चाहे कितना भी पैसा, कितना भी एड दे दे, एक्सटेंड कर दे कितना भी, लेकिन गवर्नमेंट विल नॉट एक्वायर द पावर टू अल्टर द नेचर एंड कैरेक्टर, जो कि बेसिक है माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन। नेचर एंड कैरेक्टर से आप क्या समझ रहे हैं? नेचर ये है कि यहाँ पे ये अपने हिसाब से बच्चे को रख सकते हैं, या अपने टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। कैरेक्टर है कि भाई ये अपने स्क्रिप्ट को, अपने लैंग्वेज को, अपने उसको उस हिसाब से पढ़ा सकते हैं, मोड़ी अपना कंजर्व कर सकते हैं। इस नेचर और कैरेक्टर को गवर्नमेंट कितना भी पैसा दे दे अल्टर नहीं कर सकती है। तो ये सारी कुछ बातें थी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लासेस ज़रूर पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो लाइक करना ज़रूर, शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड ये जो PDF दिख रहा है ना, ये बेसिकली आपको मिलेगा जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपको रिवीजन के लिए मैं पूरा बुक ही जारी करूँगा, पूरा PDF ही, जितना कंप्लीट क्लासेस हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट आपको इसमें पूरा बुलेट्स पॉइंट की तरह आपको दिख रहा है। ये सब आप अगर ऐसे इसको लैंग्वेज वाइज करोगे तो 4-5 पेज का हो जाएगा, बट मैंने इसको छोटा किया है ताकि आपको रिवाइज करने में फ़ायदा हो। तो PDF विल डेफिनेटली यू विल गेट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।